5 प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा लूसेंट में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दाब कहते हैं, अर्थात दाब P बराबर F/A बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक N/m² होता है, जिसे पास्कल PA भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सामान्यतया वायुमंडलीय दाब वो दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ये 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। 1 बार बराबर 10⁵ N/m²। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके कारण 1 पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, 2 वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। द्रव में दाब, प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी वस्तु बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P दाब बराबर h गुणा d गुणा g। द्रवों में दाब के नियम। 1 स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। 2 स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। 3 द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। 4 किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं: हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। पृष्ठ 5। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक पर प्रभाव, 1 गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। 2 गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। 12 ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर। 1 अपश्रव्य तरंगे, इनफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। 2 श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल वेव्स। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। 3 पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव।
20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा ताप वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग: 1. संकेत भेजने में 2. समुद्र की गहराई का पता लगाने में 3. कीमतों, कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में 4. कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में 5. दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में 6. गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ध्वनि की चाल: स्पीड ऑफ साउंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। पृष्ठ 286। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव: ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल: माध्यम वायु, ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड 8 डिग्री सेल्सियस, 332 हाइड्रोजन की 1269, कार्बन डाइऑक्साइड की 260, भाप 100 डिग्री सेल्सियस 405, अल्कोहल की 1213, जल की 1483, समुद्र जल की 1533, पारा की 1450, कांच की 5640, एल्यूमिनियम 6420 और लोहा 5130 मीटर प्रति सेकंड 8 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव: माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव: नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि के लक्षण: कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: 1 तीव्रता, 2 तारतत्व और 3 गुणता। 1 तीव्रता इंटेंसिटी। तीव्रता ध्वनि का वो लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वॉट मीटर की पावर -2 WM² -2 में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल डीबी प्रयुक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। 2 तारत्व पिच। तारत्व ध्वनि का वो लक्षण है जिससे ध्वनि की मोटी ग्रेव या पतली श्रिल कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली श्रिल होती है। वो आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है एवं ध्वनि मोटी ग्रेव होती है। 3 गुणता क्वालिटी। ध्वनि का वो लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सनांदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि इको। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है।
ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अनुनाद, रेसोनेंस। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम के कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। पृष्ठ 287। ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति या आयाम को दी जाने वाली ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कुला फेज में पहुंचती है, तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे संपोषी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं, तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का तरंगदैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि का मार्ग में आता है, तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है, तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है, तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक कहलाती है। प्रघाती तरंग, शॉक वेव्स। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है, तो वो अपने पीछे माध्यम में शंखवाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। तरंग गति, वेव मोशन। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे उसी क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। 1 कैथोड किरणें, 2 कैनाल किरणें, 3 अल्फा किरणें, 4 बीटा किरणें, 5 ध्वनि तरंगे, 6 पराश्रव्य तरंगे। आयाम, एम्पलीट्यूड। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति को किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है, उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाली द्विक्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 पास की श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत 2 संपीड़नों तथा विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य या v बराबर n लैम्डा। 11 तरंग। तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1 यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव, 2 अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग वो तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचारित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 1 अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, 2 अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स। पृष्ठ 284। अनुदैर्ध्य तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंग के अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है, जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण: 1. ये उदासीन होती हैं। 2. ये अनुप्रस्थ होती हैं। 3. ये प्रकाश के वेग से गमन करती है। 4. इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। 5. इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे: 1. गामा किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगे। खोजकर्ता बैकुरल। तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति परिसर हर्ट्ज 10⁻20 से 10⁻18 तक। उपयोग: इसके वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। 2. विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स किरणें। खोजकर्ता रॉन्जन। तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। आवृत्ति परिसर 10⁻18 से 10⁻16 तक। उपयोग: चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। 3. पराबैंगनी किरणें। खोजकर्ता रिटर। तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक। आवृत्ति परिसर 10⁻14 तक। उपयोग: सिकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। 4. दृश्य विकिरण। खोजकर्ता न्यूटन। तरंगदैर्ध्य परिसर 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। आवृत्ति 10⁻14 से 10⁻12 तक। उपयोग: इससे हम वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। 5. अवरक्त विकिरण। खोजकर्ता हर्शेल। तरंगदैर्ध्य परिसर 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻3 मीटर तक। आवृत्ति परिसर हर्ट्ज 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज तक। उपयोग: ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। 6. लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे। खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज। तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। आवृत्ति परिसर 10⁻10 से 10⁻8 तक। उपयोग: रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। 7. विद्युत चुंबकीय तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। खोजकर्ता मार्कोनी। तरंगदैर्ध्य परिसर 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। आवृत्ति परिसर हर्ट्ज में 10⁻6 से 10⁻4 हर्ट्ज तक। उपयोग: रेडियो एवं टेलीविजन में उपयोग होता है। नोट: 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं। पृष्ठ 285। 10. सरल आवर्त गति। आवर्त गति पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति, ऑस्किलेटरी मोशन। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में वापस आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर I/t होता है। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। पृष्ठ 283। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो 1 उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, 2 उसका त्वरण 0 होता है, 3 वेग अधिकतम होता है, 4 गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, 5 स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो 1 उसका त्वरण अधिकतम होता है, 2 उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, 3 गतिज ऊर्जा 0 होती है, 4 स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, 5 वेग 0 होता है। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिर से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक बॉब को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी का प्रभावी लंबाई I एवं गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई ब्रैकेट L/G होता है। इसे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। 1 T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रैकेट L अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। 2 आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रैकेट L/G यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाता है अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम होता है। 4 यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण G बराबर O अतः घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई I बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में I कम हो जाने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना है। 9 प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता की सीमा इलास्टिक लिमिट विरूपक बल के परिमाण की वो सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। विकृति स्ट्रेन। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि I होती है तो I/L को विकृति कहते हैं। प्रतिबल स्ट्रेस। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्थता का यंग मापांक यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम हुक्स लॉ। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति या प्रतिबल बटे विकृति बराबर E। कोष्ठक में एक नियतांक बराबर प्रत्यास्थता का गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक E का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर की पावर -2 होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक Y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति।
यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K कहते हैं। अपरूपण विकृति हेयर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक यानी एटा कहते हैं। 8. शयानता। शयान बल, विस्काउस फोर्स। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को शयान बल कहते हैं। शयानता, वाइसोसिटी, तरल का वो गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, शयानता कहलाता है। शयानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में शयानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। गैसों में शयानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में शयानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में शयानता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की शयानता 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की शयानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। किसी तरल की शयानता को शयानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वाइसोसिटी द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक डेका पॉइज या पॉजली पीआई या पास्कल सेकंड पीएस है। इसे प्रायः एन ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी शयान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वो नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार शयान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग 0 होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रभाव, स्ट्रीम लाइन फ्लो। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उसमें पहले वाला कण गुजरा होता था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वो उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर विक्षुब्ध हो जाए, वो वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रभाव उसकी शयानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभाव मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। पृष्ठ 8। 7. पृष्ठ तनाव, संसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ की अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। ठोसों में संसंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में संसंजक बल का मान नगण्य होता है। असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण पृष्ठ का पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे भी पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वो बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा का लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई I पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T बराबर F/I। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्प पर यह 0 हो जाता है। केशिकत्व।
केश नली कैपिलरी ट्यूब, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कैपिलैरिटी कहते हैं। किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है, ये केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वो केश नली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। केशिकत्व का उदाहरण: 1. ब्लॉटिंग पेपर, स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करती है। 2. लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। 3. पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। 4. कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। 5. वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके व मिट्टी में नमी बनी रहे। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वो मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ 7. पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वो जीभ की